इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम कोई भी डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशंस का। तो अगर आप मैक्सवेल इक्वेशंस का डेरिवेशन जानने यहाँ पर आए हैं तो आप ये वीडियो ना देखें। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझने आए कि डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर में कैपेसिटर के बीच में फ्लो कैसे होता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल वे में समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की जो खोज की थी वो मैक्सवेल सर ने करी थी। मैक्सवेल ने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट का आखिर क्या फंडा होता है, कैसे वो फ्लो करता है। एम्पियर सर ने पहले एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने ये बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से जब कोई आई करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसको अगर हमको पता करना है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं। ये क्लोज सरफेस कैसी भी हो सकती है। तो इस करंट पाथ पर हमने क्लोज सरफेस बनाई, तो या इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सर उसकी वैल्यू जो है वो एम्पियर ने दी थी। वो वैल्यू सर कुछ इस तरीके से थी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज सरफेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस। मतलब इस क्लोज सरफेस से जो करंट पास हो रहा है उस करंट की वैल्यू। तो ये दिया था एम्पियर सर ने। फिर जब बाद में मैक्सवेल सर आए तो उन्होंने कहा कि सर आपकी ये इक्वेशन जो है ये ठीक है लेकिन अधूरी है। मतलब हर जगह ये काम नहीं करेगी। जहाँ पर चार्ज कैरियर्स जो मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डायरेक्ट फ्लो हो रहे हैं, वहाँ तक तो हमको बात समझ में आ रही है। लेकिन जहाँ पर ऐसी जैसे कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डायरेक्ट फ्लो नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में इस इक्वेशन को कैसे सही बताएंगे। जैसा कि अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के पहले यहाँ पर तो आई करंट जो फ्लो हो रहा है इसको आप पता कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्लोज सरफेस बनाएंगे, कोई एक क्लोज सरफेस अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो उससे तो कोई आई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में आप इस इक्वेशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो करंट तो कैरी करता है, ये तो हमको पता है, तभी तो सर्किट कंप्लीट होता है, तभी सारी चीज़ें पूरी होती है। तो ये आपकी जो थ्योरी है क्लोज सरफेस बनाने वाली, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कुछ टर्म मिसिंग है आपकी इक्वेशन में। यहाँ पर एक और टर्म होनी चाहिए जो कि इस करंट को जस्टिफाई कर पाए जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सर ये वाला जो करंट है ना, ये इसलिए फ्लो करता है क्योंकि यहाँ पर एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर हमको पता है कि कैपेसिटर को जब हम किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो लगातार इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और इधर देता है पॉजिटिव साइकिल में, और नेगेटिव साइकिल में इधर से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और इधर देता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि लगातार चार्ज जो है वो वेरी कर रहा है कैपेसिटर के ऊपर। जैसे जैसे चार्ज यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वेरी कर रहा है, पहले कुछ था फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार चेंज हो रही है। उसके चेंज होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट से बनता है। तो किसी ना किसी करंट से बन रहा है, तो वहाँ पर जो जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो वो आपकी इक्वेशन में मिसिंग है। उस इक्वेशन को पूरा करने के लिए उन्होंने आगे एक टर्म जोड़ दी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ टाइम। अब इस पार्ट को उन्होंने नाम दिया आई डी, और ये वाला जो पार्ट है इसको उन्होंने नाम दिया आई सी। मतलब ये आपका कंडक्शन करंट है जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से मिलता है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कि ऑर्बिट्स के डिस्प्लेस होने से हमको मिलता है। या फिर हम क्या ऐसे कह दें कि चेंजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हमको ये डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है। इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को हम नाम देते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। बाद में मैक्सवेल ने इसको जब इम्प्रूव करा तो इसको दोनों का क्रेडिट मिल गया। तो ये सारी जो बातें हैं ये हर कोई करता है, ये हर कोई आपको बताएगा, हर बुक में लिखा होता है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर में फ्लो कैसे होता है, यहाँ पर जब डाइलेक्ट्रिक हमने भर रखा है कैपेसिटर के बीच में, तो आखिर में डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे फ्लो हुआ, ये लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है। जैसा कि आपको पता है कि कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है, और डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेटर के अंदर आखिर करंट कैसे फ्लो हो सकता है सर, करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता। तो उस कंडीशन में कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का अकरेंस होता है, कैसे वो फ्लो होता है, वो हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंसुलेटर जो है उसके अंदर से ना तो करंट फ्लो हो सकता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, इसलिए उसको इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में से करंट तो पास नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूर पास हो सकती है, इसलिए हम उसको डाइलेक्ट्रिक नाम देते हैं। ठीक है, अब आपसे मैं कुछ बातें करता हूं। जैसा कि डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है। मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव सेंटर होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसका जो सेंटर होगा वो भी पॉजिटिव मानते हैं, तो इसका जो पॉजिटिव सेंटर होगा वो यही होगा, ये खुद ही होगा। और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट होता है, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। तो ये जो क्लाउड है ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस पूरे क्लाउड का अगर हम एक सेंटर माने तो वो कहाँ होगा, वो भी यहीं पर होगा। तो यहाँ पर इनका नेगेटिव सेंटर भी इसी पॉजिटिव सेंटर पर लाइड होगा, मतलब यहीं पर होगा वो। ठीक है, अब ये कंडीशन हुई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। जो नॉन पोलर है, जिसके अंदर कोई पोलरिटी वो नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई इस वाले मॉलिक्यूल को किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो जब वो फोर्स लगना स्टार्ट होगा तो ये जो ऑर्बिट है ये डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा वो हम देखते हैं। उस कंडीशन में आपका जो न्यूक्लियस है वो मान लीजिए यहाँ पर है, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव सेंटर है वो यहाँ पर इस ऑर्बिट का, और जो हमारा नेगेटिवली चार्ज ऑर्बिट था वो कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हो चुका है अब किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसका जो नेगेटिव सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, इस पूरे ऑर्बिट का जो नेगेटिव सेंटर होगा वो सर कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर कुछ चार्ज मूव करा है, कुछ ऑर्बिट्स डिस्प्लेस हुआ है। तो ये एक डाइपोल वाली सिचुएशन नहीं बन गई, यहाँ पे डाइपोल वाली सिचुएशन बन गई ना। तो यहाँ पर कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये बात आप रिलेट कर पा रहे हैं, इसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इसको हम पोलराइज डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सिचुएशन मैंने आपको बताई, तो आप इससे ये समझिए कि सर ऑर्बिट्स डिस्प्लेस हो सकते हैं। ये ऑर्बिट था, ये ऑर्बिट डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पर इसका सेंटर भी डिस्प्लेस हुआ। अब नया सेंटर बना, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर बन रही है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ पर बन रही है। इतनी बात आपको माइंड में अगर क्लियर है तो हम कैपेसिटर का फंडा आगे समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर के अंदर क्या फिनोमेना होता है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स बना रखे हैं, ये अलग अलग टाइम पर मैंने यहाँ पर चीज़ों को डील करने के लिए आसानी आपको रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया। कैपेसिटर की जो पहली कंडीशन है वो मान लीजिए न्यूट्रल है, बिल्कुल इसकी जो प्लेट्स हैं इस पर बराबर चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन में अभी है, तो कैपेसिटर हमारा 0 वोल्ट पर है। अब कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो मान लीजिए 10 वोल्ट की है, कि 10 वोल्ट मैक्सिमम चार्ज वो अपने पास रख सकता है। उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन जो है इसके अंदर हमने 10 वोल्ट मैक्सिमम चार्ज माना है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के तौर पर हम देख सकते हैं। अब इस कंडीशन में जब हमारे पास 0 वोल्ट है तो हमने इसको एक इसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे, तो करंट यहाँ पर आएगा। कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा होगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर जो बाहर है वो एक आईसी करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे आईसी करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होने लगेगा। ये चीज़ आपको इमेजिन करनी होगी, खुद समझनी होगी। कैपेसिटर के बीच में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भर रखा है हमने, जो अभी मैंने आपको पहले बताया वो वाला डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पर रख रखा है। तो इस कंडीशन में अभी जो न्यूट्रल कंडीशन है इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई
चार्ज यहाँ पर प्लेट्स पर नहीं आया है, कोई पोलैरिटी नहीं है, तो इस कंडीशन में एक ऑर्बिट का, एक मॉलिक्यूल का जो और सेंटर है वो मैं ये मान लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो हम एक का डिस्कस करते हैं, उसके साथ हम पूरे को समझेंगे। तो ये पॉजिटिव सेंटर हुआ और इसका नेगेटिव सेंटर भी यही हो जाएगा इस कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में। लेकिन अब हमने इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया और अब यहाँ पर चार्ज लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी पीक वैल्यू पर नहीं पहुँचा है, तो यहाँ पर लगातार चार्ज बढ़ रहा है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। अब जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज बढ़ा तो मान लीजिए 3 वोल्ट पर यहाँ पर पहुँच चुका है। 3 वोल्ट पर मैंने यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। तो इस कंडीशन में अब इस पर क्या होगा, 3 वोल्ट जब यहाँ पर हो चुका है, तो 0 से 3 वोल्ट जब ये बढ़ा तो यहाँ पर इसका लगातार चार्ज बढ़ रहा है, तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी होंगी। तो ये जो चार्ज हमारा था ये अब डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव सेंटर पर फोर्स लगाएगा और इसको आगे की ओर भेजने की कोशिश करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास पॉजिटिव कुछ यहाँ पर आ जाएगा और नेगेटिव कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसके अंदर ये कुछ ऐसा ऑर्बिट बन जाएगा। ये बात आप पहले मैंने आपको जैसे बताई वैसी की वैसी ही है कि यहाँ पर अब ऑर्बिट्स डिस्प्लेस होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इस कंडीशन में ये ऑर्बिट्स कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब जैसे ही ये पॉजिटिव यहाँ से उठ के थोड़ा सा इधर आया, जो कि मैंने इधर दिखाया है, ये चीज़ को आप इमेजिन कीजिएगा कि कैपेसिटर्स अलग अलग नहीं है, एक ही कैपेसिटर है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन मैंने दिखाई है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है सिचुएशन कैसे बदलेगी। मिसअंडरस्टैंड मत करना कि अलग अलग कैपेसिटर्स मैंने लिए हैं, एक ही कैपेसिटर है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जैसे जैसे इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो ये पॉजिटिव सेंटर डिस्प्लेस होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये फोर्स लगातार बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव करते करते जैसे यहाँ पर आएगा, इस कंडीशन में हमको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो उस कंडीशन में करंट फ्लो होता है। जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट फ्लो होता है। पॉजिटिव की डायरेक्शन में पॉजिटिव की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और नेगेटिव के अपोजिट करंट फ्लो होता है। ये चीज़ हमको पता है। तो जैसे ही पॉजिटिव सेंटर आगे मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा आगे, उस कंडीशन में करंट भी तो फ्लो होगा, तो थोड़ा सा करंट यहाँ पर फ्लो होगा, क्योंकि नेगेटिव पीछे जा रहा है तो करंट फिर भी इधर ही फ्लो होगा। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन तक आने के लिए थोड़ा सा करंट फ्लो होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है उसकी वजह से फोर्स लगातार बढ़ रहा है, लगातार रिपल्शन फोर्स इनके ऊपर लग रहा है, उसकी वजह से लगातार दूर होते जा रहे हैं और उस कंडीशन में करंट भी बन रहा है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अब आप कहेंगे कि सर इनके बीच में भी तो कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा सर, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा और इन दोनों के बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन ये होगी। इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होगी इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इस मेन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की कोशिश करेगी, इसको कम करने की कोशिश करेगी और इसकी वजह से ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है किसी कैपेसिटर का वो बढ़ जाता है। तो उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पर आने में पॉजिटिव थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, उसके लिए थोड़ा सा करंट भी बना। अब ये लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है क्योंकि लगातार चार्ज बढ़ रहा है पॉजिटिव साइकिल में। ये एसी साइकिल की हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये अभी इधर जा रहा है, इस वाली कंडीशन को, ये वाली जो कंडीशन है ना, इसको मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब क्या होगा, और रिपल्शन फोर्स बढ़ा और चार्ज इन प्लेट्स पर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मजबूत होती जा रही है और वेरी कर रही है। उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा और डिस्प्लेस होगा तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव कुछ यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव वाला चार्ज कुछ यहाँ पर आ जाएगा और ऐसा ऑर्बिट हमारा ये हमारा बन गया। अब ऑर्बिट थोड़ा और डिस्प्लेस हुआ, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव इधर चला गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा और करंट बढ़ा क्योंकि और डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो
ये लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 3 वोल्ट पर होगा फिर 6 वोल्ट पर आके होगा फिर 10 वोल्ट पर ये लगातार चेंज हो रहा है। इसके अंदर कोई टाइम लैप नहीं है कि पहले इतना होगा फिर रुक जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर है और एसी सोर्स है। डीसी सोर्स होता तो बात अलग थी, एसी सोर्स है, लगातार चेंज हो रहा है। फिर 10 वोल्ट की बात आएगी, 10 वोल्ट मैक्सिमम हो सकता है, तो 10 वोल्ट पर ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा हम मान लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये मैक्सिमम दूरी इन्होंने अटेन कर ली। अब 10 वोल्ट से भी अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा वोल्टेज इसको देने की कोशिश करेंगे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और पॉजिटिव इधर चला जाएगा, नेगेटिव इधर चला जाएगा और कंडक्शन करंट फ्लो होने लग जाएगा इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की कंडीशन हो जाएगी। तो उससे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेकडाउन से पहले की बात कर रहे हैं। तो 10 वोल्ट इसका मैक्सिमम है। उस मैक्सिमम कंडीशन में ये होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है 10 वोल्ट पर आने के बाद कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब यहाँ पर कोई और चार्ज ये प्लेट अटेन नहीं कर सकती है, कोई और चार्ज नहीं ले पाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ पर रुक जाएगा और नेगेटिव भी यहाँ पर रुक जाएगा। अब ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो आई डी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कोई चार्ज कैरियर मूव ही नहीं कर रहा है, जब कोई ऑर्बिट डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, तो किस बात का करंट वहाँ पर जनरेट होगा? पॉजिटिव मूव करेगा तो करंट बनेगा ना। तो ये तो रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0 हो चुका है। इस कंडीशन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो बाहर IC फ्लो हो रहा था ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों हो जाएगा? सर आपको पता है कि IC भी कुछ इस तरीके से फ्लो होता है, जो कंडक्शन करंट, जो मतलब कैपेसिटर का करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। तो जब ये मैक्सिमम पर होता है तो ये करंट 0 हो जाता है। अभी 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई नया चार्ज आ ही नहीं रहा है। ये चार्ज अब उसको पूरा अपोज कर रहा है, तो कोई चार्ज यहाँ पर नहीं आने दे रहा है ये। तो उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव ही नहीं करेंगे तो करंट किस बात का बनेगा? तो IC और ID दोनों एक साथ 0 होते हैं। इस बात को आप समझ गए। और जब तक यहाँ पर IC इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उस टाइम तक ID भी इधर ही इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। चीज समझ में आ गई आपको? अब ये कंडीशन हुई मैक्सिमम तक पहुंचने पर। अब क्या होगा? अब होगा सर AC सोर्स का वोल्टेज आपका कम होने लगेगा, कैपेसिटर का वोल्टेज ज़्यादा रह गया। तो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये अब यहाँ से हटने लगेंगे। अब ये यहाँ से कैपेसिटर जो है ये AC सोर्स को चार्ज कैरियर्स देने लगेगा, वोल्टेज प्रोवाइड कराने लगेगा। तो अब यहाँ से चार्ज कम होने लग गया। तो 10 वोल्ट वाली सिचुएशन से हम मान लेते हैं 6 वोल्ट वाली सिचुएशन बन गई वापस से। तो इस कंडीशन में जो IC है ये उल्टा फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से पॉजिटिव आपका इधर मूव कर रहा है, नेगेटिव आपका इधर मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में करंट अब ऐसे फ्लो होने लग जाएगा इस डायरेक्शन में। तो उस टाइम पर ID का क्या होगा वो हमको बात करनी है। तो IC आपका कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब आपका इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था ना वो अब मजबूत होने लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो रिपल्शन फोर्स था जो इसके ऊपर ये पॉजिटिव जो इस पॉजिटिव पर धकेलने की कोशिश कर रहा था वो अब कम होता जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही कम होता जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो लगातार पास आते जाएंगे। थोड़ी देर में जब आप देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव यहाँ पर था ये अब कुछ यहाँ पर आ जाएगा और नेगेटिव जो था वो आपका थोड़ा और करीब आ जाएगा। तो इस तरीके का आपका ऑर्बिट डिस्प्लेस हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि पॉजिटिव इधर की साइड मूव करने लग गया। जैसे जैसे चार्ज कम होता जा रहा है तो पॉजिटिव इधर मूव कर रहा है, नेगेटिव इधर मूव कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपका ID कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। बात समझ में आ रही? पहले ID उधर फ्लो कर रहा था, अब इधर फ्लो करने लग जाएगा। और अब फ्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, लगातार का चार्ज कम हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। इस कंडीशन में कांस्टेंट था इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा था। इस कंडीशन में फ्लो करेगा तो यहाँ पर चार्ज लगातार फ्लो करेगा, फिर और यहाँ पर आपके पास करीब आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और ये जो 0 वोल्ट वाली कंडीशन आएगी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर दोनों एक ही जगह आ जाएंगे। यहाँ पर आकर के आपके पास ID भी 0 हो जाएगा, IC भी 0 हो जाएगा। कोई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी इस कंडीशन में। तो यहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं होगी। तो ID इस तरीके से फ्लो करता है एक कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक के अंदर, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। ये चीज़ आपको रियलाइज हो गई कि कैसे ऑर्बिट्स के डिस्प्लेस होने को ही हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ऑर्बिट्स डिस्प्लेस होते हैं जिसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और उसी को मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन के अंदर दिखाया था। तो
तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट बना, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर हमारी वेबसाइट पर आप जाकर के क्विज़ और टेस्ट दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर